शुक्ला आज क्लास 11th के बच्चों के लिए वेक्टर लेके आया हूँ। हालांकि आप क्लास 9th में ये पढ़े थे कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, पावर, ये सब स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब कुछ वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। आप ये भी पढ़े थे कि जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जिनका काम बगैर डायरेक्शन के चल जाता है उनको आप स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस बात को हम लोग 11th में थोड़ा सा और अच्छे ढंग से देखेंगे और ये भी देखेंगे क्लास 11th में कि आखिर वेक्टर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दूं कि आखिर वेक्टर पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, इधर कोई फोर्स F1 न्यूटन का लगा रहे हो, ठीक। और एक आपका दोस्त और आ गया, वो भी इसी डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा दिया। तो अब बताओ टोटल फोर्स कितना होगा। तो ठीक है, यहाँ तो आप रफली बता दोगे सर जी 5 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन हो गया। अगर मैं कहूँ कि बेटा देखो एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, ये वाला 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है। कहोगे सर मुझे लग रहा है ऐसा कि एक 5 से इधर धक्का दे रहा है, 10 से इधर धक्का दे रहा है, तो इस पर इफेक्टिव 5 आएगा, 10 माइनस 5। ये कॉमन सेंस के बेस पे आप बता दोगे। मैं कहा बेटा अच्छा अब ये बताओ कि एक बच्चा इसको 10 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है और एक यहाँ रस्सी बांध के कुछ 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है। अब कुछ मामला गड़बड़ होने लगेगा। मैं कहा कि बेटा इधर लगा रहा है 5 न्यूटन से, तो अब शायद वो ना कह दे कि वो 15 लग रहा है कि 5 लग रहा है कि क्या लग रहा है। तो कितना इफेक्टिव फोर्स लगेगा ये वेक्टर की जानकारी होने के बाद हम लोग देखेंगे। एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं। अ रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन से एनी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड and there is a swimmer, he has dived in this direction with 4 meter per second. Then definitely you will think then what will be the effective speed of this swimmer। भाई देखो अगर ये नदी रुकी रहती 0 मीटर पर सेकेंड से स्थिर होती, बिल्कुल काम वाटर होता, तो तैराक जिस स्पीड से छलांग लगाएगा वही उसकी स्पीड हो जाएगी ना। लेकिन अगर रिवर की भी कुछ स्पीड है तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ द स्विमर विल बी डिफरेंट फ्रॉम हिज और हर ओरिजिनल स्पीड। तो कितनी इसकी रिजल्टेंट स्पीड होगी ये हम लोग जब वेक्टर की जानकारी हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे। मैं शुरुआत ये किया था कि क्लास 9th में आपने जो पढ़ा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, किसी का काम बगैर डायरेक्शन के हो जाता है। और ये कहा था कुछ आसान सा तरीका एक बताऊंगा कि आप बता दोगे कि हाँ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। तो देखते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को तो बच्चों आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। मान लिया कि किसी टब में पानी है और आप एक इमर्सन रॉड ऐसे इंसर्ट किए हो और दूसरा इमर्सन रॉड ऐसे इंसर्ट किए हो। इस वाले इमर्सन रॉड से आप 100 जूल एनर्जी दे रहे हो और इस वाले इमर्सन रॉड से आप 200 जूल एनर्जी दे रहे हो, ठीक। टोटल कितनी एनर्जी आ गई 300 जूल। आप इस रॉड का डायरेक्शन चेंज कर दिए, है तो भाई अभी भी पानी में ही नहीं है, 200 जूल दे रहा है इमर्सन रॉड, अभी भी टोटल 300 जूल। डायरेक्शन चेंज कर दिए इस एनर्जी का डायरेक्शन आप चेंज कर दिए, आप टोटल कितना पाए 300 जूल ही पाए आप, ठीक। लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिया फोर्स वाला कि जब आप किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जा रही है। फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन आप चेंज किए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया।
किसी बॉडी को दी जाने वाली एनर्जी का डायरेक्शन आप चेंज किए, टोटल पे फर्क नहीं पड़ा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रिजल्टेंट इसका, और फोर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन का की वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। यही अंतर है बेटा लोग, यही अंतर है स्केलर और वेक्टर का। बड़ा इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल बनता है करंट का। बच्चे कहते हैं कि सर बताया गया हम लोगों को कि जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है वो स्केलर हो जाता है, उस हिसाब से तो करंट को स्केलर वेक्टर होना चाहिए, लेकिन करंट स्केलर की कैटेगरी में आता है। देखिए इसको आप कैसे समझेंगे। सिंपल सर्किट्स आप खूब देखे होंगे 10th में, वैसे इन जनरल मान लिया यहाँ से किसी सर्किट में करंट 5 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, यहाँ कितने एम्पियर गई, 5 यहाँ से आई, 3 यहाँ से गई, यहाँ कितने एम्पियर आई, 8 एम्पियर आई। आप इस वाले वायर का डायरेक्शन चेंज कर दिए, ऐसे कर दिए आप, अभी भी इसमें 8 एम्पियर आया, इसका भी डायरेक्शन आप चेंज कर दिए, अभी भी इसमें कितना आया, 8 एम्पियर। You are changing direction of wires, even then the total value of current is constant, means the current is not depending on the direction, so it means current is also a scalar physical quantity. अब मैं आता हूँ क्लास 11th के डायरेक्ट सिलेबस पे। हाउ विल यू ऐड वेक्टर क्वांटिटीज? कहोगे सर इसका मतलब क्या, हाउ विल यू ऐड? एडिशन तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, 4 और 5 मिलकर 9 होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या मतलब है वेक्टर एडिशन का? वही बात जहाँ मैं शुरुआत किया था, 5 न्यूटन इस तरह लग रहा है, 3 न्यूटन इस तरह लग रहा है, टोटल कुछ होगा, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, टोटल कुछ होगा। तो कैसे ये टोटल हम लोग ज्योमेट्रिकली निकालेंगे? तो पहली चीज है आपके सिलेबस में वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकली, वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकली, जियोमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। बुक्स में आप लोग देखोगे अपने एनसीईआरटी, कई रेफरेंस बुक्स में वेक्टर ए बी सी से शुरुआत की गई है, वो अधिक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। बच्चा बहुत बचपन से ही फोर्स के बारे में जानता आया है, तो अगर मैं उसको ऐसे समझाऊं फोर्स का हेल्प लेके कि फोर्स F1, फोर्स F2, देखिए यहां बताना चाहूंगा एक चीज, फोर्स F1 इधर, F2 इधर, देखो बेटा लोग इन दोनों ही तरीकों में कोई अंतर नहीं है। यहां भी दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, एक इधर से धक्का दे रहा है और एक इधर से खींच रहा है, दोनों हैं तो सेम डायरेक्शन में। यहां भी वही बात हो रही है, दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, ठीक। आगे आपको कहीं मिल जाएगा बुक्स वगैरह में कि अगर आप वेक्टर्स को डायरेक्शन चेंज उनका नहीं करते हो तो कहीं भी रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ वाले वेक्टर का डायरेक्शन ये था, इसे उठा के आप यहाँ रख दिए, यू हैव ओनली चेंज द पोजीशन, यू हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन, सो देयर विल बी नो एनी इफेक्ट बिटवीन दिस F2 एंड नो एनी डिफरेंस बिटवीन दिस F2 एंड दिस F2, दोनों F2 में कोई अंतर नहीं होगा। खैर, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें इसका ज्योमेट्रिकल एडिशन करना है कि ये 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन लग गया आपको 8 न्यूटन, लेकिन ज्योमेट्रिकली कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो बेटा, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, इस वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, ऐसे दिखा जाता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सारा कमाल इसमें डायरेक्शन का है। इसको ज्योमेट्रिकली ऐड करना है आपने। क्या किया जाता है, कोई सा भी वेक्टर आप पहले बना लो, आप F1 वेक्टर पहले बना लिए, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल और उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप बदल दिए तो क्वेश्चन बदल जाएगा, F2। नाउ यू ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर
विद द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, चाहे इसी लाइन के ऊपर या अलग से आप बना दो। क्या मैं कहा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया है आपने, ये हो गया वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। नोट कर सकते हैं आप। ये एक तरीका, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वेक्टर एडिशन का, F1 वेक्टर ऐसे आपने लगा दिया फोर्स, F2 वेक्टर, F1 वेक्टर F2 वेक्टर ये लगा दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया ना आपने। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे आप, क्या बताया, कोई सा वेक्टर पहले बना लो, F1 बना लिया आपने, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखोगे एंड इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन F2 F2 ज्वाइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ये क्या आ गया, F1 प्लस F2। देखो खुद देखने से भी लग रहा है ना कि हाँ इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में अंतर हो गया। बोलिए, इसकी लेंथ में अंतर है और डायरेक्शन में भी अंतर है। यहाँ टोटल फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ टोटल फोर्स इधर लग रहा है। सीधी सी बात भाई, ऐसे सोचो, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, कोई मुझे इधर खींच रहा है, साथ ही साथ एक बंदा इधर खींच रहा है, ऐसे मैं कहाँ जाऊँगा, बीच में कहीं जाऊँगा। अगर ये फोर्स अधिक है, ये 20 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, मैं पूरा 20 की तरफ नहीं चला जाऊंगा, मैं 20 की तरफ कहीं मेरा 20 की तरफ मेरा इंक्लिनेशन, इधर कहीं जाऊंगा मैं। देखे होगा ना, कहीं सड़क के किनारे पेड़ होता है, उसको गिराना होता है तो रस्सी बांधे रहते हैं ना, और जो रस्सी का टेंशन होता है, खिंचाव रहता है, उसी के हिसाब से पेड़ गिरता है। जिस रस्सी में टेंशन ज़्यादा, खिंचाव ज़्यादा रखा जाता है ना, पेड़ उसी तरफ, तो वो प्लानिंग होती है कि हाँ भाई पेड़ किधर गिराना है, उधर वाली रस्सी में टेंशन ज़्यादा रखो, ठीक है। तो अब देख लो, अब मैं किधर जाऊंगा, अगर ये 20 न्यूटन लगा रहा है, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, मैं 20 वाले की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। तो यही सारा काम आपको ऐसे वेक्टर समझना है, ठीक है। शुरू में आपको जब तक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तब तक आप वेक्टर को इस तरह समझोगे तो आसानी होगी। तो ये वेक्टर का ज्योमेट्रिकल एडिशन हो जाएगा। जब चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। अभी वेक्टर एडिशन पता चला, अभी मैं आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये हुआ वेक्टर एडिशन के बारे में। अब एक दूसरी चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व एनी वेक्टर। अब जब मैं वेक्टर कह रहा हूँ ना, तो अभी शुरुआत के वीडियोस में आप वेक्टर मैं कह रहा हूँ तो फोर्स दिमाग में रखना, बहुत आपको सहूलियत होगी समझने में, बहुत आराम होगा आपको। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है ना, ब्रेक करना होता है। कहोगे सब ब्रेक करने के बाद, अभी तो आप जोड़ने की बात करते हो, ब्रेक करने की बात करने लगे। देखो ये भी जरूरी है, ब्रेक करना भी जरूरी है। क्यों? कि कोई बॉडी यहाँ रखी है, आप इसको इधर फोर्स लगा रहे हो, कहीं बॉडी यहाँ आ गई ना, मार्कर यहाँ है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इंक्लाइंड फोर्स लगा रहा हूँ, मार्कर यहाँ आ गया कि नहीं। इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। अगर इसको आप 0 0 मानो तो यहाँ आ गई बॉडी, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो गए कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, ये फोर्स बॉडी को x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहा है और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब इस फोर्स का कुछ इफेक्ट x एक्सिस के भी अलोंग है और कुछ y एक्सिस के भी अलोंग है। अब यहाँ कुछ कहने से तो काम चलेगा नहीं भाई, कितना है, कल को आप पूछ बैठोगे कि सर
कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और हॉरिजेंटल से, एक्स एक्सिस का देता हूँ इसको, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हो और आप बताए हो कि इधर भी कुछ होगा इसका हिस्सा फोर्स का, इधर भी कुछ हिस्सा होगा, और क्यों होगा आप जस्टिफाई भी कर दिए कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो गए इसके। तो अब आप सर बताओ कि इधर कितना हिस्सा होगा इस 10 न्यूटन का, इधर कितना हिस्सा होगा। देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता रहा हूं, ये 10 है, ये 60 है, ये राइट एंगल है। आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे, इसकी बात करनी है मुझे। ये गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस की बात, क्लास 11th की वीडियो बना रहा हूं, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, मुझे मालूम है कितना आता है आपको। बेस और हाइपोटेनस कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 10, तो बेस क्या आ गया बच्चों 10 cos 60। ये अगर 10 न्यूटन है, ये 60 डिग्री एंगल, तो बेस क्या हो गया 10 cos 60 डिग्री। आइए इधर आइए, y डायरेक्शन में इस 10 का कितना हिस्सा काम करेगा, कितना फोर्स इस 10 न्यूटन का इधर लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको, कैसे भी आप सीखो, 10 तरीके होते हैं। ये 60 है, ये 60 बन गया, ध्यान से धीरे धीरे, ये 60 डिग्री बन गया। ये कितना है 10 है। ये ट्रायंगल देखो बेटा लोग, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये क्या परपेंडिकुलर, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P इज इक्वल टू 10 साइन 60। तो ये क्या हो गया 10 साइन 60। इस मैथ से निकल गया, तब मैं फिजिक्स पे आऊँ। नोट करना चाहो नोट कर लो। इसको रब नहीं करना ताकि आप इसको कंपेयर कर सको। क्या बताया मैं, एफ थीटा, तो इस एफ न्यूटन का इधर कितना कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर कितना हो गया एफ साइन थीटा। जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए शॉर्टकट एक निकाल रहा हूं बेटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस और एंगल से अपोजिट वाला कंपोनेंट साइन। लेकिन काम ऐसे चलता नहीं है, ठीक है। वाई मालूम होना चाहिए फिजिक्स में। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस, क्यों कॉस बता दिया मैं, ये साइन, क्यों साइन बता दिया। फिजिक्स में इतना आसान काम तो होता नहीं भाई, अभी धीरे धीरे देखोगे। आसान नहीं होता लेकिन आसानी से हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। लो, किसी बॉडी को आप ऐसे धक्का लगा रहे हो, यहाँ खींचने की बात हो रही थी, अब किसी बॉडी को आप ऐसे धक्का लगा रहे हो, ये बॉडी है, ऐसे धक्का लगा रहे हो, इधर धकेल रहे हो पीछे को। सर अब बताओ, अब इधर धक्का दे रही हूँ, धक्का दे रहा हूँ, तो बॉडी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी ना। देखिए भाई, एंगल आपको देना पड़ेगा, ये एंगल दे दिया। अब ये क्या हो गया कंपोनेंट कॉस, चाहो तो आप फिर दोबारा उसे ट्रायंगल से निकालो, लेकिन आपको तरीका पता चल गया है कि एंगल के साथ वाला क्या है कॉस है और दूसरा वाला क्या है साइन है। तो पता चल रहा है ना आप लोगों को ये क्यों पढ़ रहे हैं। किसी बॉडी पे कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, हाँ भाई एक्स की तरफ कितना उसका फोर्स होगा, वाई की तरफ कितना फोर्स होगा, तो इससे आप पता चल जाएगा। तो अब हेडिंग क्लियर हुई, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर्स।
वेरी गुड। एफ कॉस थीटा अगर आपको बार बार नहीं लिखना होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप इसे एफ एक्स लिख दोगे। एफ एक्स बेटा लो, देखो 11th में होगा कि एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताना होगा, एफ इंटू एक्स नहीं है ये, ठीक है, एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, ओके, ये नहीं है। एंड दिस इज एफ वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ऑलराइट। तो एफ एक्स हो गया एफ कॉस थीटा और एफ वाई हो गया एफ साइन थीटा। कुछ मैथमेटिकल काम करना चाह रहा हूं मैं, एफ वाई अपॉन एफ एक्स निकालना है मुझे, एफ वाई अपॉन एफ एक्स निकालना है, दिस अपॉन दिस, चलिए लिख दूं मैं, एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, एफ एफ कैंसिल हो गया, बचा टेन थीटा, बचा टेन थीटा। तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। धीरे धीरे आप लोग आदत ये रखिए कि समझते चलिए और लिखते चलिए, तो एक वीडियो में अपने में ढेर सारा कंटेंट दे दूंगा, नहीं तो आपको भी कई वीडियोस देखने में प्रॉब्लम होती हैं और ये तरीका भी नहीं है। बहुत कोई टफ चीज़ होती है तो मैं पहले ही कह देता हूं, समझ लो फिर लिखना। अब देखो बेटा लोग, कहोगे सर इस मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी ये लिखने की, मैं यहीं से बता देता, आपको टेन थीटा निकालना था ना। मैं कहता हाँ बिल्कुल से टेन थीटा। कहता सर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सुन रहे हो मेरी बात, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या, एफ वाई है, परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई है, और बेस क्या है, एफ एक्स है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, सर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एफ वाई बाई एफ एक्स। मैं कहूँगा ठीक है बेटा, लेकिन होम एग्जाम में आप लोगों को कभी आता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर एंड एंगल, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, 2 नंबर का आता है। ठीक, आप एक काम और कीजिए, चाहे तो इक्वेशन 1 2 इसको आप दे दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग, अब ये साथ साथ लिखिए, आसान है, कंसेप्ट खत्म हो गया, मैथ्स आ गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, LHS का स्क्वायर ऐड, RHS का स्क्वायर ऐड, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ध्यान देखो, ध्यान दो, एफ एक्स पूरी एक चीज़ है बेटा, इसका स्क्वायर करोगे मत लिख देना एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स एक चीज़ है, एफ एक्स एक चीज़ है। यहाँ ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिख रहा है, एफ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। ओके सर इससे क्या कर लिए, इससे बहुत बड़ा काम हो गया बेटा लोग। एक्स कंपोनेंट मालूम है आपको फोर्स का, वाई कंपोनेंट मालूम है आपको फोर्स का, टोटल फोर्स मिल गया कि नहीं। 3 चीज़ें हैं, एक्स कंपोनेंट है इस फार्मूले में, वाई कंपोनेंट है और टोटल फोर्स है, जिसको रिजॉल्व कर रहे हो आप लोग। 3 चीज़ें हो गई कि नहीं, कोई 2 चीज़ मालूम रहेगी, तीसरी निकाल सकते हो आप, नोट कर लीजिए। फिर 1-2 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, जिसका जो कुछ छूटा हो नोट कर ले 1 मिनट में।
बस एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी फिगर बना के दे रहा हूँ, बाद में लैंग्वेज में दूंगा, अभी आपको थोड़ा सा सेट होना है। 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। चलिए आप जान रहे हो कि ये Fx है, आपको Fy फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। फार्मूले दिमाग में आ गए बेटा लोग आप लोगों के। F इज इक्वल टू, धीरे धीरे आप यहीं से कर लोगे, पुराने फार्मूलों की ज़रूरत ही नहीं होगी। Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, F कितना है 5, Fx कितना है 4 का स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं आप। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस Fy स्क्वायर। 25 माइनस 16 Fy स्क्वायर 9 Fy स्क्वायर, Fy इज इक्वल टू 3 न्यूटन। मत लगाइए फार्मूला। tan थीटा यहां से देखिए, tan थीटा परपेंडिकुलर इज Fy अपॉन बेस Fx। tan थीटा Fy 3, Fx 4। बच्चों अगर ये 1 होता कहीं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता, तो आप जानते हो कि 1 tan 45 होता है। थीटा इज इक्वल टू 45 लिख देते आप। ये √3 होता तो tan 60 लिख देते, थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाता। लेकिन ये 3/4 कोई वैल्यू नहीं है इस तरह की, तो आप थीटा इज इक्वल टू, कोई ना कोई तो वैल्यू होती ही है, आपको यहाँ निकालना नहीं है सिलेबस में। तो tan इनवर्स, ये tan इधर आ जाता है, इसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं, मैथ्स वाले पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। नोट कर लीजिए। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इस पे 4-5 टॉपिक के बाद फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जैसे हमारे 12th की वीडियोस हैं, कि 3-4 टॉपिक जब हो जाएंगे तो फिर उनके मिसलीनियस क्वेश्चंस। देखो अभी मैं इस पे 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको मालूम है कि हाँ चलो इसी हाउ टू रिजॉल्व पे ही। 11th-12th में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेटा लोग कि टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो जब 3-4 टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो आपको बताऊंगा हाँ कैसे पता लगाओगे कि ये वाला न्यूमेरिकल किस टॉपिक का है, कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। ठीक है, तो वो मिसलीनियस वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके पहले आपको पहले ये एक एक जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात हम लोग अभी तक ये पढ़े, 2 चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी, क्या कि 2 वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करेंगे और फिर किसी वेक्टर के टुकड़े जो हैं रिजॉल्व करने पे क्या क्या उनकी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक, अब आता है टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ये देखो भाई क्या आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, एक्स वाई जेड एक्सिस के टर्म में। अभी हल्की सी आपको एक जानकारी मिली होगी, अच्छा ठीक है। इस f के दो टुकड़े हैं, एक fx के अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक y एक्सिस के अलॉन्ग है। अभी मैं 3D पे नहीं आ रहा हूँ, z एक्सिस पे नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो z एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका स्पेस में है। देखो 3 एक्सिस होती हैं किसी भी, जब 3D में हम लोग करेंगे तो 3 एक्सिस हैं कि नहीं, देख लो। अगर आप यहाँ से देखो, एक एक्सिस ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई करो, 3 एक्सिस को ऐसे बनाया जाता है बेटा। जब आप लोग 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो ये कहते हो कि नहीं, ऐसे बनाते हो कि नहीं। देखो यहाँ लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब पता चल जाती है कि नहीं। एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस, तीसरा एक्सिस, ठीक है ना। कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 3 नहीं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं। खैर, तो हम लोग 2D में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आ जाऊँगा, अभी 3D में आ जाऊँगा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, अब जैसे लिख दिए आप कि भैया इस f को हम कैसे लिखें, x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, तो देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। उसके पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता दूं। देखो भाई, इफ़ यू आर अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन ऑन एनी बॉडी, यू आर अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स ऑन एनी बॉडी in north direction, then you have to say completely that I have applied 20 Newton force along north direction. There is no any shortcut. There is no any shortcut. But if you are applying 20 Newton force along x-axis, then no need of writing too much that I am applying 20 Newton along x-axis. Simply you write 20 I cap Newton. पता चल गया, along x एक्सिस। आप किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहे हो तो कह दोगे j कैप। ये नोटेशन है बेटा लोग, इसमें नहीं, y आप नहीं पूछेंगे। मैं a लिखता तब भी आप पूछते सर a नोटेशन क्यों है, नहीं मैं कुछ भी लिखता आप पूछते क्यों पूछते हैं ना। तो नोटेशंस के लिए कोई ऐसा नहीं, कुछ नोटेशंस होते हैं लॉजिकल, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। z एक्सिस के अलॉन्ग आप लगा रहे हो फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन, तो k कैप कह दोगे, k कैप। तो I कैप ने क्या किया, 20 न्यूटन लगा रहे थे, 20 को 20 ही रहने दिया ना, 20 को 20 ही रहने दिया। 5 न्यूटन आप लगा रहे हो y के अलॉन्ग, तो j कैप 5 को 5 ही रहने दिया ना। ये j लिख देने से ये चेंज नहीं हो गया ना, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन तो दे ही रहा है बॉडी को। आगे लगा दिए 20, क्या बन गया, 20 न्यूटन x एक्सिस के अलॉन्ग बन गया। ये डायरेक्शन भी दे रहा और इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं है। जैसे 20 को चेंज कर देता ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 होता तो जैसे आप 20 के बगल में लिखते 2 I कैप, ये 40 बन जाता, तो मतलब बदल हो जाता, चेंज हो जाता, क्योंकि इसका काम केवल क्या है, इसका काम केवल और केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए कहते हैं I कैप, J कैप, K कैप को यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स। कई बातें हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, एक एक करके हम लोग देखेंगे। यूनिट वेक्टर्स I कैप, J कैप, K कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis respectively. Z axis respectively. I cap, J cap, K cap are unit vectors respectively.
अब देखिए, मैं कह दिया किसी बॉडी पे आ रहा हूँ, इस टॉपिक पे, किसी बॉडी पे आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 न्यूटन फोर्स लगाए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 न्यूटन फोर्स लगाए और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 2 न्यूटन का फोर्स लगा एक साथ। मैं कहूँ इसको आप एक लंबी चौड़ी बात में नहीं कहनी है कि आई हैव अप्लाइड 2 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 3 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 2 न्यूटन अलॉन्ग जेड एक्सिस। आप इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दो तो अगर सर समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो। 5 आई कैप प्लस वाई के अलॉन्ग क्या लगा है 3 जे कैप, जेड के अलॉन्ग क्या लगा है 2 के कैप न्यूटन। ये हो गया सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का मैथमेटिकल तरीका। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रहा हूं, अपनी दूसरी वीडियो रखूंगा तो इसको यहीं से शुरुआत करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा इंट्रो करूंगा, ठीक है। आप लोग इनके नोट्स बना लें 1-2 बार इसको देख के, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कर लें ताकि अगले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।